हेलो एवरीवन, लर्नाकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के एजेंडा की बात करें तो हम लोग आज क्लास 9 के गणित के अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.3 के सबसे पहले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और फिर कॉन्सेप्ट्स की सहायता से हम लोग प्रश्नावली 2.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि आप क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस को बस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां आपको टॉपिक वाइज चैप्टर के टाइमलाइन मिल जाएगी। आप अपने सुविधानुसार ब्लू टाइम को टच करते ही चैप्टर में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और यदि आप अन्य किसी चैप्टर या सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के लिंक आपके सुविधानुसार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इस चैनल को अच्छे से एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें और प्लेलिस्ट को भी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की एजेंडा देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कोई भी एक संख्या के गुणनखंड कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। ओके, कोई भी एक नंबर्स का हम लोग गुणनखंड देखेंगे कि कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कोई भी एक बहुपद के गुणनखंड कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। गुणनखंड और गुणज कब होते हैं और कब नहीं होते हैं, किसका? बहुपद का। सबसे पहले हम लोग संख्या का देखेंगे, उसके बाद हम लोग बहुपद का देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक बहुपद को एक दूसरे शून्येतर बहुपद से किस प्रकार भाग देंगे, भाग देना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, कि एक बहुपद को दूसरे शून्येतर बहुपद से किस तरह हम लोग भाग देते हैं, बहुपद को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग सीखेंगे शेषफल और भाज्य में संबंध। आखिर शेषफल और भाज्य में क्या संबंध है, ये हम लोग देखेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक बहुपद को एक रैखिक बहुपद से भाग दिए बिना शेषफल ज्ञात करने की विधि। हम लोग भाग तो नहीं देंगे एक बहुपद को दूसरे बहुपद से, लेकिन उसका रिमाइंडर हम लोग पता कर सकते हैं और वो क्या मेथड हो सकता है पता करने का, वो हम लोग देखेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे शेषफल प्रमेय क्या होता है, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे शेषफल प्रमेय को सिद्ध करना, यानी कि प्रूफ करना सीखेंगे कि आखिर रिमाइंडर थ्योरम कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि आखिर है क्या ये और इसको प्रूफ कैसे करेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर 2.3 का एनसीईआरटी बुक जो हमारा है उसका 2.3 के सारे प्रश्नोत्तर को हम लोग देखेंगे, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स एग्जाम में कोई यदि ये क्वेश्चन आता है तो स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह लिखना है और उसको किस तरह सॉल्व करना है, ताकि हमारा 100 to 100 मार्क्स आए उसमें। ओके, तो उसके बेसिस पे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे हम लोग प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे। और ये सब कॉन्सेप्ट्स को मध्य नज़र रखते हुए, है ना, कि कॉन्सेप्ट ही मैथ्स में सब कुछ है। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आपका सॉल्यूशंस तो इजी है, कहीं पे भी कोई भी तरह का सॉल्यूशंस आप अपने तरीके से कर सकते हैं आसान वे में। और फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है कि यदि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर आप मैथ्स को लेके और भी कुछ करना चाहते हैं, है ना, तो कॉन्सेप्ट ही सब कुछ। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट का बेस्ट रहा तो आप कुछ भी कर सकते हैं मैथ्स में। इज़ दैट ओके? सो सबसे पहले हम लोग एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कोई भी एक संख्या के गुणनखंड कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा है कोई भी एक संख्या के गुणनखंड कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। ओके, सबसे पहले फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि कब नहीं होते हैं। ओके, कि कोई भी एक संख्या के गुणनखंड कब नहीं होते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग दो संख्या लेते हैं, 14 और 6, दो संख्या लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 14 को 6 से भाग देते हैं तो भागफल 2 और शेषफल 2 प्राप्त होता है। यानी 6 से यदि 14 को भाग देते हैं तो हमारा क्या होगा, 6 दूना 12 यानी कि 2 माइनस होकर 2 आएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भागफल हमारा क्या है, 2 है और शेषफल भी क्या है हमारा, 2 है। वही ये कह रहा है कि यदि हम लोग 14 को 6 से भाग देते हैं, यानी 6 से 14 को भाग देते हैं तो क्या होता है कि भागफल 2 और शेषफल 2 प्राप्त होता है। इज दैट क्लियर? नाउ फिर हम 14 को किस रूप में लिख सकते हैं, 14 को इस रूप में लिख सकते हैं, किस रूप में, 14 = 2 × 6 + 2। यानी ये कह रहा है कि भागफल जो आया है उसको आप भाजक से गुना कर दीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर दीजिए शेषफल से, है ना। तो हमारा क्या आएगा, भाज्य हमारा आ जाएगा। तो 2 × 6 यानी कि 12 और ये हमारा शेषफल क्या है, प्लस हो जाएगा यानी कि 14। तो ये यहीं पे कह रहा है 2 × 6 + 2, है ना, 2 × 6 + 2। ये हमारा क्या आएगा, हमारा रिजल्ट किसका आएगा, भाज्य का। ओके, तो यही कह रहा है। मीन्स 14 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सेंटेंस कह रहा है यहाँ शेषफल 0 नहीं है, तो हमारा ये बोल रहा है यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 6 14 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का कहने का मतलब फैक्टर, गुणनखंड ये क्या है हमारा, फैक्टर। तो यहाँ बोल रहा है 14
6 का या 6 चौगदा का गुणनखंड नहीं है। यह भी कह सकते हैं कि चौगदा 6 का गुणज भी नहीं है ना। मीन्स ये गुणज भी नहीं है और गुणनखंड भी नहीं है, किसी केस में नहीं है, यानी कि ये मल्टीपल नहीं है। MULTIPLE ये हमारा क्या है, मल्टीपल भी नहीं है ना। अब ये गुणज और फैक्टर और क्या बोलते हैं गुणज, ये इसका कहने का क्या तात्पर्य है? इसका कहने का तात्पर्य है ये है कि यदि 6 गुना 2 करेंगे हम लोग तो ये 12 आपका आ रहा है, लेकिन 14 तो नहीं आ सकता है ना। और यदि इसको हम लोग क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं तो भी नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल 12 को यदि करते हैं हम लोग, है ना, तो 2 इंटू 6 ये आ रहा है, 4 इंटू 3 ये आ रहा है। लेकिन क्या 6 में कोई भी ऐसा केस में आएगा, या इसमें यदि मल्टीपल कर गए 6 को 14 में किसी भी केस में आता है? नहीं आता है, ये नहीं हो रहा है, मीन्स मल्टीपल नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि ये मल्टीपल भी नहीं है और फैक्टर भी नहीं है ना। ये दोनों ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, तो किस केस में हमारा एक संख्या दूसरे संख्या के गुणनखंड या गुणज कब होते हैं कब नहीं होते हैं, ये पता चल गया हम लोग को कि जब शेषफल 0 नहीं हो। कोई भी दो संख्या को एक दूसरे से भाग देंगे, कोई भी एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देंगे और यदि भाग देने के बाद शेषफल 0 नहीं आए, यदि शेषफल 0 नहीं आए तो कह सकते हैं वो एक दूसरे का ना गुणनखंड है ना ही गुणज होगा। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि एक संख्या के गुणनखंड कब होते हैं और कब नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक संख्या दूसरे संख्या के गुणनखंड कब नहीं होते हैं। ठीक है, कब नहीं होते हैं? जब दो संख्या को भाग देने पर शेषफल 0 नहीं हो। इस केस में हमारा 0 नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये गुणनखंड नहीं है ये संख्या का। इज दैट क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि कब होते हैं, किस केस में होते हैं। ओके, तो अब फिर से हम लोग दो संख्या लेते हैं। कौन कौन सा संख्या लिए हम लोग? 12 और 6, दो संख्या लेते हैं। ठीक है, और इसको भाग देते हैं। ठीक है, अब इसको हम भाग देंगे, यदि 6 को 12 से भाग देंगे तो क्या हो रहा है हमारा? 6 दूना 12। ठीक है, और ये हमारा क्या आया? 0। ये माइनस होके हमारा क्या आया यहाँ पे? शेषफल 0। शेषफल हमारा 0 है और भागफल क्या है? 2 है। भाजक क्या है? 6 है और भाज्य क्या है हमारा? 12 है ना। भाज्य क्या है हमारा? 12। अब क्या कहता है? जब हम लोग 12 को 6 से भाग देते हैं तो हमें भागफल 2 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, भागफल तो 2 प्राप्त हुआ और शेषफल भी 0 प्राप्त हुआ। अब हम 12 को इस रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं भाई? 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 0। तो इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। पिछले स्लाइड में भी हम लोग देखा कि इस रूप में हम लोग लिख चुके थे, है ना। तो यहाँ पे शेषफल बस क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं यहाँ शेषफल 0 है। ठीक है, यहाँ पे शेषफल हमारा क्या है? 0 है। तो हम कह सकते हैं कि 6 12 का एक गुणनखंड है। 110% कह सकते हैं कि 6 12 का एक गुणनखंड है। अब ये फैक्टर है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर है, और यह भी कह सकते हैं कि 12 6 का गुणज भी है, यानी कि मल्टीपल भी है। MULTIPLE ये मल्टीपल भी है। अब ये कैसे कह सकते हैं? मीन्स 6 इंटू 2 ये हमारा मल्टीपल है। 6 इंटू 2, 6 को 2 बार यदि करेंगे हम लोग तो 12 आएगा। 2 को 6 बार करेंगे तो हमारा 12 आएगा, है ना। तो ये मल्टीपल हुआ। किस प्रकार ये पता चल गया। और अब गुणज फैक्टर किस तरह का है? फैक्टर इस प्रकार का है कि यदि 6 को, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है 12 का? तो 6 तो हो ही सकता है ना। 6 दूना 12, तो 12 ये तो हमारा हो ही जा रहा है। और फैक्टर क्या हो सकता है इसका? 2 हो सकता है। और क्या फैक्टर इसका हो सकता है? 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है ना। इटसेल्फ 12 हो सकता है, 1 तो सबका होता ही है। ये सब 12 के क्या हैं? फैक्टर हैं। तो फैक्टर में क्या 6 भी आ रहा है ना। और यहाँ पे मल्टीपल में क्या आ रहा है? 6 भी। तो 6 को 2 बार मल्टीपल करेंगे तो 12 आ रहा है। लेकिन क्या पिछले स्लाइड में हम लोग 14 को देखें, क्या मल्टीपल था? 6 को किसी बार भी गुना करने पर 12 चौगदा आ सकता था? नहीं आ सकता था। ये नहीं आ सकता था, राइट, ये नहीं आ सकता था। और यदि क्या चौगदा का मल्टीपल आपका है, फॉर एग्जांपल 6 तो नहीं हो सकता है, 7 हो सकता है इसका। 7 2 है ना, 2 तो होता ही है। 7 2 हो गया, 14 इनसेल्फ हो गया, 1 हो गया। ये सब क्या है? इसके फैक्टर हैं। ये सब क्या है? फैक्टर हैं। और मल्टीपल भी नहीं था इसका। ठीक है, तो ये हमारा है। और इस केस में हमारा क्या था? हमारा गुणनखंड है। मीन्स यदि शेषफल 0 हो,
यदि कोई भी दो संख्या को 12 और 6 ऐसे दो संख्या को यदि भाग देते हैं हम लोग एक दूसरे से और यदि उसका शेषफल 0 आए और यदि शेषफल उसका 0 आए तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक दूसरे का फैक्टर भी करेगा और वो मल्टीपल भी होगा। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि दो संख्या को यदि भाग देते हैं एक दूसरे से, यदि वो शेषफल 0 नहीं आए, ठीक है, यदि वो शेषफल 0 नहीं आए तो वो कह सकते हैं कि ना ही वो एक दूसरे का गुणनखंड होगा ना ही वो फैक्टर होगा। लेकिन यदि दो संख्या को हम लोग भाग देते हैं तो वो एक गुणनखंड भी होगा एक दूसरे का और गुणज भी होगा। इज़ दैट क्लियर? तो कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी एक संख्या के गुणनखंड कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। ये दोनों के सामने देखा कि किस प्रकार होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पर आप लोग एक बार फिर से यदि समझ में ना आए तो रिप्लाई करके आप लोग वीडियो को देख लें, रिप्ले करके। ओके, यदि फिर से समझ में नहीं आए, यदि समझ में वीडियो नहीं आए तो इसको आप रिप्ले करके ज़रूर देख लें, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगी। बेहद ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और आगे इसको हम लोग को कैरी करना है। ओके, इसीलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कोई भी एक बहुपद के गुणनखंड और गुणज कब होते हैं कब नहीं होते हैं। पिछले स्लाइड में हम लोग संख्या के देखे कि बहुपद और गुणज कब होते हैं कब नहीं होते हैं। अब इस केस में हम लोग देख रहे हैं बहुपद के गुणज और गुणनखंड कब होते हैं कब नहीं होते हैं। फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि कब होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बहुपद लेते हैं। कौन सा बहुपद है? 2x³ + x² + x। ये हमारा एक त्रिपद बहुपद है, यानी कि 3 पद वाले बहुपद है। इसको त्रिघाती बहुपद भी कहते हैं। और एक चर वाले, क्योंकि इसमें बस x है, इसको इस तरह के डिनोट करते हैं इस बहुपद का नाम को एक पदी बहुपद x से भाग देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पदी बहुपद, ये जिसमें तो एक ही पद है x हमारा, तो ये एक पदी बहुपद से हम लोग ये त्रिपद बहुपद को भाग देंगे, ठीक है, त्रिघाती बहुपद को भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देते हैं। अब भाग देना हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह भाग देना सीखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे खुद से कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आपको समझा देंगे कि किस प्रकार करना है। समझ में अभी नहीं आए, यदि समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझ लेंगे। तो x से किसको भाग देना है? 2x³ + x² + x, इसको भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2x² लेंगे सबसे पहले। अब इस 2x² को किससे गुना करना है? x से गुना करना है। ये हमारा भाजक से गुना करना है, जो भी हम लोग यहाँ पे डिनोट किए। इस प्रकार 2x² ही क्यों लिए? ताकि ये दोनों गुना करके हमारा क्या है, भाज्य का पहला पद आए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको गुना करके ये लिखेंगे 2x³, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा तो कट जाएगा, आई मीन 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बस मैं काट रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आएगा, x² उतरेगा, ये x² उतरेगा, है ना। अब फिर उसको इस प्रकार यहाँ पे हम लोग को लिखना है ताकि ये हमारा गुना होके ये हमारा रिजल्ट आए। तो यहाँ फिर x² आएगा, है ना। अब फिर ये क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। इसको 0 भी लिख सकते हैं या काट भी सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है, लेकिन 0 होना ज़्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पे क्या लिखना है हम लोगों को, ये x उतरेगा। अब ये x उतरेगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक बार में जाएगा तो +1 लिखेंगे ताकि x और +1 ये गुना होके x आए और ये हमारा क्या आएगा, 0 होगा, है ना। यहाँ सब जगह 0 ही होगा। अब यहाँ पे 0 होगा मीन्स हमारा भागफल ये बन गया, शेषफल हमारा 0 है ना। और भाजक हमारा क्या है, x है, और भाज्य क्या है, ये है। इसमें यही हमारा कह रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है कि बहुपद 2x³ + x² + x के प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ है। ये कहना चाह रहा है कि जितना भी पद हमारा है इस बहुपद में, सब में क्या है, x है, ठीक है। प्रत्येक पद में सही बात है कि इसमें x ही है। फर्स्ट पद में हमारा 2x³ में x है, x² में x है, और x तो लास्ट पद में x तो है ही, ठीक है, तो सर्वनिष्ठ है। उसके बाद क्या कह रहा है, अतः हम 2x³ + x² + x को x ब्रैकेट क्लोज यानी कि इंटू कर सकते हैं 2x² + x + 1, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं हम लोग इस रूप में, क्योंकि यदि इसको फिर से हम लोग ब्रैकेट को तोड़ के गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। और हम लोग देखें कि इस पद को पिछले स्लाइड में हम लोग संख्या के केस में देखें कि जो हमारा भागफल है, भागफल को गुना करना है किससे, भाजक से, और ऐड करना है किसको, शेषफल से। तो हमारा क्या आएगा, ये पद आ जाएगा। तो सेम केस में वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर 2x² + x + 1,
है ना। इसको किससे गुना कर रहे हैं, x से, इसको गुना कर रहे हैं x से, प्लस क्या कर रहे हैं, शेषफल प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने प्लस 0 नहीं लिखा है ताकि ये रिजल्ट तो यही आने वाला है, इसीलिए इसको मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि x गुना हुआ है इसी पद के साथ, इसी पद के साथ, है ना, जो हमारा है भागफल। तो हमारा भागफल ये इसको गुना करने पर क्या आएगा, हमारा भाज्य आ जाएगा। ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको किस प्रकार लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, ये पता चल गया हम लोगों को। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि x और 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बहुपद 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x के गुणनखंड हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x ये हमारा क्या है, फैक्टर है। ये क्या है, हमारा फैक्टर है। ये जो बहुपद हमारा है इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, इसका फैक्टर हो सकता है x और क्या हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कोई भी संख्या के हम लोग वहाँ पे देखें कि 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार इसका फैक्टर क्या हो सकता है, x हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो सकता है ना। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। इसको पता चल गया कि गुणनखंड यानी कि फैक्टर किस प्रकार होता है कोई भी बहुपद का, और उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग भाग देते हैं, है ना। तो ये हमारा फैक्टर निकल गया। अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बहुपद 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x और बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x का एक गुणज है, यानी कि मल्टीपल भी है, यानी कि ये भी गुना इससे करेंगे, इससे गुना ये करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट यही आएगा। मीन्स ये मल्टीपल भी है, ये मल्टीपल भी है ना। तो बहुपद 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x और बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x का एक गुणज है, यानी कि x का एक मल्टीपल है। क्यों है मल्टीपल, कैसे है, वो तो हम लोग को पिछले स्लाइड में हम लोग देखें नंबर्स में। ठीक उसी प्रकार इसका ये मल्टीपल है। मीन्स यदि इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये क्या होगा, इसका रिजल्ट हमारा यही आने वाला है। इज दैट क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये देख लिए कि बहुपद, एक बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड और गुणज कब होते हैं, ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कब नहीं होते हैं, कि एक बहुपद के दूसरे बहुपद के गुणज कब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार फिर से हम लोग एक जोड़ा लेंगे। फिर से हम सब दो बहुपद का युग्म यानी कि जोड़ा होता है, जिसको हम लोग कपल बोलते हैं, कपल ऑफ पॉलिनोमियल लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x से भाग देंगे। अब ये हम लोग पॉलिनोमियल लिए और फिर से भाग किससे देना है, x से भाग देना है ना, x। तो सबसे पहले फिर से हम लोग भाग देते हैं, x से भाग देना है किसको, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसी को। तो यहाँ पे किस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये आएगा, तो 3x हम लोग करते हैं तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, यही तो आएगा, है ना। फिर ये हमारा 0 हो जाएगा। अब ये उतरेगा क्या, x, है ना, ये कट जाएगा, फिर उतरेगा क्या, x। अब x यदि उतरता है यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्लस 1 करेंगे और यदि इसको फिर से गुना करेंगे x से तो क्या आएगा, x। ठीक है, ये हमारा फिर कट जाएगा यानी कि 0 होगा, फिर 1। अब क्या 1 को हम लोग ये कर सकते हैं, x से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि किस प्रकार भाग देंगे। वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि यदि भाजक का घात शेषफल के घात से कम हो, शेषफल का घात भाजक के घात से कम हो जाए तो यहाँ पे हम लोग भाग देना स्टॉप कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि x का क्या है, हमारा पावर 1 है, x का पावर क्या है, 1 है यहाँ पर, और 1 का पावर क्या है यहाँ पर, 0 हो गया है। मीन्स यदि ये पावर कम हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे भाग देना हम लोग स्टॉप कर देते हैं। मीन्स आगे हम लोग भाग नहीं दे सकते। उस रूप में हमारा जो बचता है वो क्या हो जाता है, शेषफल। वो क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे इस चीज़ को, आखिर क्यों हम इस प्रकार किए और क्यों हम यहाँ पे, बस मैंने बता दिया, हिंट दिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इसको अच्छे से देखेंगे। ओके, अब इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, अब एक को x से भाग देने पर हमें बहुपद नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो पता ही हम लोग कि कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पे पद नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम लोग नहीं देंगे। और हम इस स्थिति में रुक जाते हैं और देखते हैं कि शेषफल 1 होता है, और इस केस में हम लोग स्टॉप कर देते हैं भाग देना किसी चीज़ को भी, और हम लोग देखते हैं कि वो शेषफल के रूप में हम लोग को प्राप्त होता है, जिसे यहाँ पे जिस पर शेषफल हम लोग को 1 प्राप्त हुआ है। ओके, अतः
3x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 गुने x प्लस 1। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। मीन्स इस केस को इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? इस रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो भागफल है उसको गुना करना है भाजक से, और जो भाजक हमारा ये दोनों का रिजल्ट जो आएगा गुना करके उसको ऐड फिर कर देना है 1 से। सेम केस में वही किए हैं, 3x प्लस 1 गुना x प्लस 1। तो यहाँ पे भागफल हमारा क्या है? 3x प्लस 1 और शेषफल क्या है? 1 है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग को पूरा क्लियर पता है कि इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कह सकते हैं इस स्थिति में x बहुपद 3x² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है ना। एक गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। यदि ये शेषफल 0 होता तो ये एक दूसरे का गुणनखंड होता, गुणज होता, सब कुछ होता, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड भी नहीं है और गुणज भी नहीं है। ये क्लियर हो गया आपका। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि एक बहुपद को दूसरे शून्येतर बहुपद से भाग देना सीखेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप, कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो उनको भाग देना बहुत ही कठिन लगता है बहुपद को। बिलीव मी कि ये सब कुछ आसान हो जाने वाला है। मीन्स बहुत ही बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको कहीं पे भी कोई कठिनाई नहीं होगी और आप लंबे से लंबे एक दूसरे बहुपद से भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग px को gx से भाग देंगे, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ x जो हमारा है और पोलिनोमियल ऑफ gx जो हमारा है, ये एक दूसरे से हम लोग भाग देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या होता है वो देखेंगे। जहाँ px हमारा क्या है, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ x क्या है? x प्लस 3x² माइनस 1। ये हमारा एक बहुपद है और किससे भाग देंगे हम लोग? 1 प्लस x से भाग देंगे। ये भी हमारा एक बहुपद है कि एक बहुपद दूसरे बहुपद से भाग देना सीखेंगे हम लोग। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जाम्पल हमारा क्या है कि px हम लोग लिए हैं x प्लस 3x² माइनस 1 और gx लिए हैं जिससे हम लोग भाग देंगे, यानी कि भाजक जो बन रहा है हमारा वो क्या है? 1 प्लस x है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे और सो ऑन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार हम लोग एक दूसरे को सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग क्या करना है? स्टेप 1 में हमको क्या करना है? स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग को घात के अकॉर्डिंग सब कुछ अरेंज करना है। इट मीन्स बहुपदों के, यानी कि जो हमारे पोलिनोमियल्स है, ये दोनों पोलिनोमियल्स है के एक्सपोनेंट्स के अनुसार उसे अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यानी कि फर्स्ट में हम लोग जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे डिक्रीज़ करेंगे, उसके बाद उसको डिक्रीज़ करेंगे, है ना। तो ये क्या करेंगे हम लोग? घटाते जाएंगे, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? भाज्य को, भाज्य हमारा कौन बन रहा है? भाज्य हमारा ये है, ठीक है। ये जो भाज्य है उसको इस प्रकार लिखे हम लोग। देखिए किस प्रकार हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, अवरोही क्रम में घात के अनुसार। तो यहाँ पे क्या था? x इसका घात 1 था, है ना, और 3x² तो इसका घात 2 है, इसका घात क्या है? 0 है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ये लिखे हैं कि 3x² प्लस x, तो यहाँ पे घात 2 है, 1 है, 0 है। यहाँ पे फिर उसी तरह अरेंज कर दिए, 1 प्लस x था, इसका घात 0 था और इसका घात 1 था। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग? x का घात 1 हम लोग पहले 1 को बढ़ा लिए और फिर क्या किए? 1 का घात 0, तो इसको इस प्रकार हम लोग अरेंज कर दिए। तो घात के अनुसार इस पोलिनोमियल को सबसे पहले हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिए। ओके, ये लिख दिए हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सबसे पहले भाज्य को पहले पद, सबसे पहले भाज्य के पहले पद, तो भाज्य का पहला पद क्या है? 3x² है। भाज्य तो हमारा यही है ना, तो भाज्य का पहला पद क्या है? 3x²। तो यही बोल रहा है सबसे पहले हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे और भाजक का पहला पद क्या है? x है। यहाँ पे अब कुछ नहीं देखना है, जो स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप कह रही है वही हम लोग को फॉलो करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग कर लिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट वी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द बोथ पोलिनोमियल। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप, और ये कह रहा है सबसे पहले हम भाज्य के पहले पद, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार करना है। तो 3x² प्लस x प्लस -1 ये हम लोग लिख लिए भाज्य को। अब हम लोग क्या करेंगे?
भाजक को लिखेंगे तो भाजक हमारा यही है x + 1, ये हमारा भाजक है। अब इसको करना क्या है, x से किसको भाग देना है, 3x² को, ठीक है। तो अर्थात हम 3x² को x से भाग देंगे, यही तो कर रहे हैं कि हम 3x² को x से भाग देंगे, है ना। तो यहाँ पे भाग देते हैं हम लोग 3x। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे भाग देंगे। अब भाग इसको देना है किस प्रकार, अब फर्स्ट पद की बात कर रहा है तो हम लोग इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं, यानी कि 3x² लिख लेंगे और जो हमारा नीचे वाला पद बोल से भाग देने बोल रहा है उसको बटे करके x कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस x से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, है ना। क्यों कटेगा, क्योंकि x × x² होता है, x कट जाएगा तो बस एक x बचेगा। तो जो हमारा 3x बचा तो 3x हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भागफल के तौर पे। इस तरह से आप छोटे छोटे स्टेप लेके भी कर सकते हैं, है ना। और यदि आपको गुना करना आ रहा है तो आप गुना करके भी इसको लिख सकते हैं, मीन्स इसको भाग दे के एक बार देख लेंगे। हाँ, 3x ये x है और 3x² को भाग देना है तो क्या करना है, 3x यहाँ पे भागफल में लिखेंगे तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x²। तो हम लोग इस वे में भी जाके और लिख सकते हैं। और ये यदि नहीं आ रहा है आपको गुना करना तो आप फर्स्ट जो भाज्य का पद है और भाजक का जो पहला पद है ये दूसरों को एक दूसरे से इस प्रकार भाग दे दें और काट लें, और जो रिजल्ट आएगा उसी को भागफल के तौर पे यहाँ पे तौर पे लिख के और फिर उसको गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या किए, अर्थात हम 3x² को x से भाग देंगे, ठीक है। तो भाग दे चुके हैं हम लोग, रिजल्ट क्या आया, 3x यहाँ पे बोल सकते हैं। और हमें 3x प्राप्त हुआ जो भागफल का पहला पद है, जो भागफल का क्या बना, पहला पद। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब थर्ड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हम लोग कर चुके हैं, सेकेंड स्टेप भी कर चुके हैं। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि भाजक x + 1 को, जो भाजक हमारा है x + 1 को पहले पद 3x से गुना करेंगे। मीन्स ये जो हमारा x + 1 है इसको 3x से गुना कर देंगे। तो ये कह रहा है किसको किससे करना है, यहाँ बोल रहा है 3x को किससे गुना करना है, किससे गुना करना है, x + 1 से। तो रिजल्ट क्या आएगा, 3x², क्योंकि एक बार में इससे करना है तो 3x² + 3x, यही हमारा तो रिजल्ट आएगा, है ना। अब इस चीज़ को उठा के यहाँ पे रख देना है, तो वही ये बोल रहा है, यही आ गया हमारा 3x² + 3x, यही तो कह रहा है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, और इस गुणनफल को भाज्य 3x² + x - 1 से घटा देंगे। अब ये बोल रहा है कि ये जो हमारा बहुपद है भाज्य, इसको घटा देना है किससे, इससे, है ना। 3x² जो हमारे इसको गुना करके जो हमारा रिजल्ट आया उसको हमको घटा देना है। तो भाग में भी तो वही करते हैं, ठीक है। तो इसको घटा देते हैं हम लोग, अर्थात x + 1 और को 3x से गुना करने पर हमने प्राप्त क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ 3x² + 3x, ठीक है, जो हमारा गुणनफल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया, ये तो कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस में है 3x² और ये माइनस में है। और यहाँ पे क्या है, प्लस में x है और -3x है। तो -3x में यदि 1 + x घटता है तो क्या बचेगा, -2x, और ये हमारा उतर जाएगा ज्यों का त्यों, -1, है ना। यहाँ पे किस प्रकार घटा पता चल गया हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को पता है कि -3x में यदि हम लोग एक x घटाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा 2x बचता है ना, -2x। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है और हमारा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि किस प्रकार घटा, यहाँ पे रिजल्ट ये आया। अब और इस गुणनफल को जो हमारा बोल रहा है, और इस गुणनफल को भाज्य से घटाने पर हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है, -2x + 1, ये हमारा शेषफल क्या प्राप्त हुआ, -2x - 1 प्राप्त होता है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वो देखते हैं। अब फोर्थ स्टेप हम लोग लेते हैं। फोर्थ स्टेप में हम लोग शेषफल -2x - 1 को नया भाज्य मान लेंगे। यहाँ पे भाज्य का काम ख़त्म हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज कर देंगे, ठीक है, नहीं देखेंगे कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। अब यहाँ पे भाज्य हमारा क्या है, भाजक क्या है, x + 1, और भाज्य क्या बन गया है, -2x - 1, ये हमारा बन गया है नया भाज्य, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टेप स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग ऊपर क्या किए, हम लोग को नज़रअंदाज करके छोड़ देना है कि यहाँ स्टेप हम लोग ये ले चुके हैं, खेला यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे -2x - 1 है, ठीक है। भाजक x + 1 वही रहेगा, जो हमारा हमने जैसे कहा कि वही रहेगा, ठीक है। अब फिर हम लोग जो नया भाज्य है
और नए भाज्य -2x, नए भाज्य का -2x का पहला पद है जो भाज्य के पहले पद x से भाग देंगे। तो जिस प्रकार हम लोग फर्स्ट पद में 3x² से भाग दिए फर्स्ट पद को इसके फर्स्ट पद से, ठीक उसी प्रकार अब नए भाज्य में भी -2x को भाग किससे देंगे, भाजक के पहले पद x से, ठीक है, भाजक का पहले पद x से भाग देंगे और हमें -2x प्राप्त होता है। इस तरह भागफल का दूसरा पद -2 है। अब हम लोग किस प्रकार आखिर भाग दिए भाई, हम जैसे बोले उस तरह भी आप कर सकते हैं कि पहला पद से बोल रहा भाग देने, तो -2x को किससे भाग देंगे, किससे भाग देंगे, x से देंगे। तो ये x और ये x कट जाएगा तो -2 बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। यहाँ भागफल क्या बनेगा हमारा -2। अब -2 हो गया तो यहाँ पे ये -2 आ गया दूसरा पद भागफल का। किस प्रकार हुआ, अब इसको किससे गुना करना है, इससे -2 को किससे गुना करना है, भाजक के दोनों पद से करना है, मीन्स भाजक के पोलिनोमियल से करना है, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा उसको इससे घटा देना है। तो ठीक उसी प्रकार 5th स्टेप में हम लोग जाके और ये काम करेंगे। अब हम भाजक को भागफल के दूसरे पद से गुना करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, भाजक जो हमारा है वो भागफल के दूसरे पद से गुना करेंगे तो क्या आएगा, और फिर गुणनफल का भाज्य को घटाएंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अर्थात x+1 जो भाजक हमारा है x+1 और को -2, और ये हमारा -2 क्या है, भागफल का दूसरा पद से गुना करके गुणनफल क्या आएगा, -2x -2, यानी कि जब इसको गुना करेंगे -2 को x से क्या होगा, -2x, तो -2x आएगा यहाँ पर, और क्या होगा -2 है और 1 से इंटू करेंगे तो -2 हमारा आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको इससे घटा देना है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको गुना करके रिजल्ट हमारा ये आया। अब भाज्य -2x -1 से घटाएंगे, है ना, भाज्य जो हमारा है ये घटा देंगे इससे। यहाँ पे प्लस प्लस हम लोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव यदि हम लोग घटाएंगे इसको तो क्या होगा, ये प्लस हो जाता, ठीक है, ये प्लस हो जाता। इसीलिए इसको घटाने के लिए किसी एक को तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा, किसी एक को तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो नीचे वाले को क्या किया हम लोग, पॉजिटिव साइन से चेंज कर दिए ताकि ये दूसरे से घट सके, है ना। तो वही किए हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग रिजल्ट क्या आएगा 1, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये कट किया जाएगा 0, और यहाँ पे क्या है +2 है और ये -1 है, तो +2 में -1 यदि घटाते हैं तो क्या होता है +1। क्यों, ये तो हम लोग को पता चल गया कि किस प्रकार हम लोग घटाएं। अब इस तरह शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी दो पोलिनोमियल एक दूसरे से किस प्रकार भाग देंगे स्टेप बाय स्टेप, ये हम लोग देखें, है ना, कैसे देंगे। फिर से हम लोग एक बार यहाँ पे रिवीजन करते हैं, ठीक है। हम लोग ने भाज्य क्या लिया, भाज्य हमारा है 3x² + x - 1, ये हमारा भाज्य है, और भाजक क्या है हमारा x+1 है। तो इस प्रकार हम लोग अरेंज कर लिए पहले, है ना। सबसे पहले तो घात अरेंज करना है, जो क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट्स जो हमारा होता है पोलिनोमियल का, उसके बाद उसको भाग में अरेंज कर देना है इस प्रकार, जिस तरह हम फैमिलियर हैं इसी प्रकार भाग देने का, है ना। तो इस प्रकार हम लोग अरेंज कर दिए। उसके बाद भाजक का पहला पद, भाजक का पहला पद और भाज्य का पहला पद ये एक दूसरे को भाग देंगे, और जो भाग देंगे मीन्स इस प्रकार हम लोग भाग दे सकते हैं। भाग दे के जो रिजल्ट आएगा उसको भागफल के पहला पद बना लेंगे। अब भागफल का पहला पद जो बनेगा उसको गुना कर देंगे किससे, हमारा भाजक से, ये पूरा से गुना कर देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग जो भाज्य हमारा है इससे घटा देंगे, ठीक है, घट जाएगा। ये घटने के बाद हमारा नया भाज्य आएगा, यहाँ पर नया भाज्य आएगा। फिर उसी प्रकार रिपीट करेंगे कि नया भाज्य का जो पहला पद होगा और भाजक का जो पहला पद होगा ये एक दूसरे को फिर से भाग देंगे। इसी प्रकार भाग दे के जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मीन्स भागफल का दूसरा पद बनेगा। और जो भागफल का दूसरा पद बनेगा उसको फिर से गुना किससे करेंगे, भाजक से करेंगे, है ना। भाजक से पूरा गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर से जो नए भाज्य बना था उससे उसको घटा देंगे, ठीक है। और ये चीज़ हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा भाज्य का क्या बोलते हमारा शेषफल का
जो घात है, शेषफल का जो एक्सपोनेंट है वो कम ना हो जाए, किससे? भाजक से। तो यहाँ पे मैक्सिमम घात क्या है हमारा है? मैक्सिमम घात यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे मैक्सिमम घात क्या है? मैक्सिमम घात यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हम लोग भाग देना स्टॉप कर देते हैं। इसी चीज़ को लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं। और ये प्रक्रम यानी कि ये जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे थे, ठीक है, कि इससे इसको भाज्य मानना है, फिर इसको भाज्य के पहले पद से ये करना है, फिर दूसरे इसको रिजल्ट आने के बाद इसको भाज्य मानना है, फिर इसका पहला पद से इसको भाग दे के यहाँ पे भागफल का सेकंड पद बन रहा है। तो ये फिर थर्ड स्टेप हो सकता था। कब हो सकता था? यदि शेषफल का ये क्या बोलते हैं, ये बराबर ना हो घात और बड़ा ना हो, किससे? भाजक से। तो ये प्रक्रम फिर चलता। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि इसका जो हमारा भागफल का जो हमारा शेषफल का हमारा जो घात है वो कम हो गया। किससे हो गया? भाजक से। ठीक है, भाजक का मैक्सिमम क्या है हमारा है? 1 है, इसका मैक्सिमम क्या है? 0 है। तो कम हो गया, इसीलिए ये प्रक्रम रुक गया। तो यहाँ लैंग्वेज कह रहा है, और ये प्रक्रम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि नए भाज्य जो हमारा नए भाज्य ये बना, इस बार नए भाज्य की घात भाजक की घात से कम नहीं हो जाती, भाजक की घात से कम नहीं हो जाती। तो अभी नया भाज्य हमारा यही है, ठीक है, नया भाज्य यही है, और भाजक से क्या बोलते हैं? घात कम है ना। तो इस केस में तो इस चरण पर जो वही बोल रहा हूँ मैं, इस चरण पर भाज्य शेषफल हो जाता है। तो इसी चीज़ पर यहीं पे जो भाज्य हमारा ये बनने को था, ये शेषफल बन जाता है। हम लोग कह सकते हैं ये शेषफल बन गया। क्यों शेषफल बन गया? क्योंकि हमारा जो भाजक का जो घात है वो कम है, उससे कम है हमारा नए भाज्य का, जिसको हम लोग नए भाज्य का। तो नए भाज्य जो हमारा बना, जो कम घात हो गया, उसी को हम लोग शेषफल बोलेंगे। ठीक है, और भागफलों के योग से हमें पूर्ण भागफल प्राप्त होता है। और क्या बोल रहा है? भागफलों के योगफल से हमें पूर्ण भागफल प्राप्त होता है। और ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है? पूर्ण भागफल है। ठीक है, तो 3x - 2 ये हमारा भागफल बन गया, ये हमारा शेषफल बन गया, और ये हमारा भाजक तो था ही, और ये हमारा भाज्य है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं स्टेप 6 में इस तरह पूरा भागफल क्या है हमारा है? 3x - 2 हमारा है, और शेषफल क्या है? शेषफल 1 हमारा है। ठीक है, अतः 3x² + x - 1, और कह सकते हैं 3x² + x - 1 इज इक्वल टू x + 1 इज इक्वल टू क्या है हमारा? x + 1, ये 3x - 2 + 1। तो हम लोग को पता है कि इसको इससे गुना करेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा? भाज्य आ जाएगा, है ना। जहाँ भाज्य हमारा क्या है? 3x² + x - 1 ये हमारा भाज्य है। भाजक हमारा क्या है? x + 1 है। भागफल क्या हमारा है? 3x - 2 है, और शेषफल हमारा क्या है? 1 है। तो इस चीज़ को हम लोग फॉर्मूला के तौर पे लिख सकते हैं। चूँकि इस प्रकार हम लोग क्यों लिखे हैं? चूँकि हम लोग को पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, ये जो हमारा भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक होता है, इन गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। ये हमारा क्या है? भाज्य है, ये हमारा क्या है? भागफल है, ये हमारा क्या है? शेषफल है। ठीक है ना, ये तीनों है, इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इस प्रकार हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब पॉलिनोमियल में भाज्य को px मान लिए, जो हम लोग माने थे px, भाजक को gx मान लेंगे हम लोग, और भागफल को qx मान लेंगे। ठीक है, और शेषफल को rx। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं। अब इस प्रकार हम लोग डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एक सिंबल है, इसको सिंबल की और तरफ से लेते हैं कि भाज्य को px माने हम लोग, और जिस तरह यहाँ पे हम लोग लिए हैं px इज इक्वल टू क्या किए हैं हम लोग? 3x² + x - 1। तो उसी प्रकार हम लोग ठीक उसी प्रकार डिनोट किए हैं कि px है, ये भाजक हमारा gx मान लेते हैं, भागफल को qx और शेषफल को rx। अब इस केस में हम लोग कह सकते हैं, मीन्स आगे हम लोग सॉल्व करने के लिए कि gx कहाँ से आया, qx कहाँ से आया, rx कहाँ से आया, px कहाँ से आया, वही ये पोलिनोमियल ऑफ x हमारा है, वहाँ y भी होगा, यहाँ z भी हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? पोलिनोमियल जो बहुपद होगा वो उसका चर पे डिपेंड करता है ना।
कि ये कौन सा चर का है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो रहेगा वही वो उसका चर कहलाता है। इज़ दैट क्लियर? तो एक डिनोशन का एक रूप है, इसको हम लोग डिनोट करने का एक तरीका है, बस यही है। ये ज़्यादा तामझाम का चीज़ है नहीं, ठीक है। इसको बस समझना है कि उसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है लिखने में, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक डिनोशन का क्या है, एक रूप है, ठीक है। तो उसको डिफरेंट वे में हमको लेना है, तो इसलिए पी जी क्यू आर हम लोग लिए हैं, लेकिन हमारा जो बहुपद का चर होगा उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ब्रैकेट में जो हमारा यहाँ x है, यहाँ y भी होगा, यदि y होता तो यहाँ पे क्या होता हमारा, यदि y होता ये हमारा px, ये यदि px हमारा x जो हमारा y होता तो यहाँ पे होता y स्क्वायर y, ये होता हमारा, ये पूरा y का बहुपद होता। इज़ दैट क्लियर? अब पॉइंट तो बी नोटेड। अब क्या पॉइंट है हमारा भाई? पॉइंट ये है हमारा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को कॉपी में लिख लेना है अच्छे से। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है तो आपको सारे कुछ लिखना है, हर एक चीज़, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI करके दीजिएगा। यदि PX और GX ऐसे दो बहुपद हैं, ये बोल रहा है PX यानी कि PX और GX ऐसे दो बहुपद हैं कि PX की घात, यहाँ बोल रहा है px की घात, तो px की घात यानी कि क्या है हमारा 2, ये बहुपद की मैक्सिमम घात वाले को क्या बोलते हैं, घात, तो px की घात क्या मैक्सिमम 2, हमेशा बड़ा और बराबर होना। यदि px की घात बड़ा और बराबर gx की घात, ये बोल रहा है कि यदि px की घात gx का जो बहुपद है उसका घात से बड़ा और बराबर यदि हो, और gx जहाँ gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहाँ कि gx क्या होना, कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि तो ऐसे बहुपद तो क्या होगा, qx हमको प्रोवाइड करेगा, इससे निकाल सकते हैं और rx भी निकाल सकते हैं। तो qx हमारा क्या है, qx हमारा यहाँ भागफल बन रहा है ना, भागफल तो यहीं है qx, और एक रिमाइंडर भी बनेगा, रिमाइंडर जो हमारा किसको डिनोट किए हैं, rx से डिनोट किए हैं। तो यहाँ कह रहा है px और gx ऐसे दो बहुपद हो कि px की घात हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए किसी gx की घात से, और gx जहाँ बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बहुपद से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, qx और rx, जो कि हमारा भागफल और शेषफल होता है। इज़ दैट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग सकते हैं, जिससे px इज इक्वल टू, जो हम लोग यहाँ पे डिनोट किए हैं, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि px जहाँ px बराबर होगा किससे, gx गुने qx से, जहाँ px बराबर होगा gx गुने qx प्लस rx के, ठीक है। सेम चीज़ वही है, बस लैंग्वेज की ओर से लिखा हुआ है। जहाँ rx बराबर 0 या rx की घात, जहाँ rx बराबर 0 होगा, ठीक है, जो हमारा शेषफल है वो 0 हो सकता है, होता ही है, या ये कह सकते हैं rx की घात जो हमारा होगा, जो शेषफल की घात होगा, हमेशा किससे छोटा होगा, gx की घात से। जो gx हमारा क्या है, ये है भाजक हमारा जो है वो gx है ना, तो gx की घात से हमेशा छोटा होगा rx की घात, है ना। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 0 तो हो ही सकता है ना। यदि 0 होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो गुणनखंड भी और फैक्टर भी है, और यदि rx हमारा 0 ना हो तो वो शेषफल देता है, जहाँ भी गुणनखंड और फैक्टर एक दूसरे का बहुपद का नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि rx जो हमारा वो 0 भी हो सकता है, या rx की घात हमेशा छोटा होगा किससे, हमारा भाजक से, है ना, और वो क्या होगा, शेषफल हमारा बनता है। क्लियर हो गया यहाँ पर कि किस प्रकार हम लोग लैंग्वेज में और क्यों इंपॉर्टेंट है, मीन्स जितना स्टेप हम लोग सीखे वो हर एक चीज़ ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये लैंग्वेज को समझने के लिए आपको शुरू से अंत तक, मीन्स ये कॉन्सेप्ट्स को जो हम लोग भाग देने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया, वहाँ से यहाँ तक यदि आप कहीं पर भी ज़रा सा भी स्किप किए हैं तो बिलीव मी यू कांट अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड देन यू हैव टू लुक फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट, ओके। तो ये आपको अंतिम शुरू से अंत तक आपको देखना ही पड़ेगा, है ना, और ये तहे दिल से आपको देखना पड़ेगा ये चीज़ समझने के लिए, है ना। एक बार समझ जाने के बाद कोई ऐसा है नहीं कि आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक बार समझ लेने के बाद आप भूल भी नहीं पाएंगे। मैथमेटिक्स चीज़ ही ऐसा है, ठीक है ना। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस है। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके आप लोग ज़रूर देख लें वीडियो को, है ना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में आपको ज़रूर समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। और ये लैंग्वेज भी आपको समझ में आएगा। आप पहले पढ़ें इसको, इसलिए मैं ये स्लाइड एनिमेशन में बना रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ भी सके और चीज़ों को अच्छे से समझ भी सके।
बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप पढ़ के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। लेकिन मैं वॉइस ओवर वॉइस इसलिए भी मैं कर रहा हूँ ताकि आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आए। और यदि चीज़ों को आप नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से तो प्लीज़ डू कमेंट, ओके। कमेंट कर कीजिए, कमेंट करना चाहिए, है ना। कमेंट आप लोग इसलिए भी करना चाहिए कि मुझे पता चले कि आखिर आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं तो आप लाइव इंटरेक्ट में कर नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको देख सकूँ या फिर समझा सकूँ चीज़ों को। इसीलिए आप लोग कमेंट के ज़रिए बोल सकते हैं, है ना, कि हाँ क्या समझ में नहीं आया, क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना है ना, और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ये एक दूसरे से बात करके किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ तक हम लोग अब देखें और हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर भी चलेंगे। और उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग ऐड किए हैं कि तब हम कह सकते हैं कि px और gx से भाग देने पर, तब हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल x और पोलिनोमियल gx से भाग देने पर qx जो हमारा भागफल है और शेषफल हमारा rx है वो प्राप्त होता है ना। एक दूसरे से भाग देने पर ये और वो प्राप्त होगा। किस केस में? इस केस में। इज़ दैट क्लियर? तो पॉइंट क्या था, किस प्रकार हम लोग भाग दिए हैं एक दूसरे बहुपद से, ये हम लोग को भली भांति पूरे अच्छे से पता चल गया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे क्वेश्चंस आंसर में, और भी प्रैक्टिस भी करेंगे इस चीज़ को हम लोग MCQs में, कि किस प्रकार हम लोग भाग देंगे, उसका भागफल हम लोग याद करेंगे। मीन्स बिलीव मी, मतलब ये कॉन्सेप्ट हम कहीं जाने नहीं देंगे। यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ भी चला जाएगा, और यदि आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो बिलीव मी आपको एक भी कॉन्सेप्ट इधर से उधर हम नहीं होने देंगे। ये मेरा वादा है आपसे, है ना। और कहने का ये है कि मीन्स अभी मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशंस भी करूँगा और प्रैक्टिस भी कराऊँगा MCQ के थ्रू, है ना। जितने भी MCQs हैं इंपॉर्टेंट्स, जो मुझे लगता है मैं उसको क्रिएट करके मैं ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करूँगा और सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूँगा। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है शेषफल और भाज्य में संबंध, यानी शेषफल रिमाइंडर और जो हमारा भाज्य हमारा जो है उसमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है ये दोनों में, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतर रिलेशन है, बिलीव मी, मीन्स एक जादू एक तरह का। ठीक है ना, तो ये हम लोग देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेषफल और भाज्य में क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि भाजक जो एक रेखिक बहुपद है, जो भाजक हमारा है वो क्या होना चाहिए, एक रेखिक बहुपद होना चाहिए। ये हमारा एक कंडीशन है। ओके, भाग प्रक्रम में जो उदाहरण हमने देखे, जो पिछले स्लाइड्स में हमने भाग दिया, वो जो भाग प्रक्रम है वो हमने जो उदाहरण देखे उसमें भाजक एक रेखिक बहुपद था। उसमें क्या है, भाजक एक हमारा क्या था, एक रेखिक बहुपद था। तो हमारा भाजक क्या एक रेखिक बहुपद है। ऐसी स्थिति में हम पता करते हैं कि शेषफल और भाज्य में, जो हमारा शेषफल है और भाज्य में, आखिर शेषफल जो हमारा आएगा उसका और भाज्य में क्या रिलेशन है। आखिर कुछ मानों में तो कोई संबंध होना चाहिए, तो आखिर क्या रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे px हमारा जो पोलिनोमियल ऑफ x हमारा जो है px जो भाज्य हमारा है क्या है, 3x² + x - 1 में x के स्थान पर जो हमारा बोल रहा है कि जो हमारा ये पोलिनोमियल है इसमें जितने भी x है उसके स्थान पर -1 प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ बोल रहा है कि जितने भी x है इस पोलिनोमियल में जितने भी x है 3x² + x - 1, तो यहाँ पे एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, इस x के स्थान पर -1 प्रतिस्थापित करने पर, मीन्स -1 रखने पर, मीन्स x को हटा के और -1 रख देंगे तो क्या आएगा, मीन्स क्या होगा। ठीक है, तो वही किए हैं हमको ये पता है कि px यहाँ पे x यदि है तो पूरा पोलिनोमियल x होगा, मीन्स जितना भी पोलिनोमियल होगा उसका बहुपद के घात के अकॉर्डिंग x ही रहेगा, तो यहाँ पे x हो गया। अब उसको हम लोग क्या किए, x के स्थान पर -1 पुट कर दिए। तब यहाँ पे यदि -1 पुट हुआ तो जितना भी x है सब में होगा -1 पुट, तो इस x पे -1 किए, फिर ये x पे -1 किए। ठीक है, ये -1 तो था ही पहले से। अब इस चीज़ को यदि सॉल्व करेंगे हम लोग तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 × 3 3 होगा, और -1 होगा और ये -1 ही रहेगा। तो यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे +3 था, तो +3 में -2 यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया कि यदि -1 प्रतिस्थापित करते हैं पोलिनोमियल ऑफ x में, आई मीन भाज्य में, तो हमारा क्या आया, रिजल्ट 1 आया। ठीक है, 1 आया। अब ये 1
का, यानी कि ये 1 का क्या रिलेशन है भाई, ये 1 का क्या रिलेशन है शेषफल से, यानी कि भाज्य से क्या रिलेशन है शेषफल का, ये हम लोग यहाँ से अब समझते हैं। अतः px हमारा क्या था, जो हमारा भाज्य था क्या था, 3x² प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है, यानी कि पिछले स्लाइड में जो हम लोग भाग दे के देखे स्टेप बाय स्टेप, उसमें हमारा शेषफल कितना बचा था, एक ही बचा था। ये ध्यान दीजिएगा, पिछले स्लाइड में शेषफल क्या बचा था, एक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या किए हम लोग, जो भाज्य हमारा है 3x² प्लस x माइनस 1, और हम लोग क्या किए, इसको किससे भाग दिए थे, x प्लस 1 से, तो वही यहाँ पे x प्लस 1 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त हुआ था वही होता है जो बहुपद x प्लस 1 के शून्यक होता है। शून्यक हम लोग निकालते हैं जीरोथ किस प्रकार, कोई भी एक पोलिनोमियल का निकालते हैं, रेखिक पोलिनोमियल का, ये तो पता ही हम लोग को है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये वही होता है जो x प्लस 1 के शून्यक होता है। अब किस प्रकार शून्यक होता है, हम लोग को पता है कि शून्यक निकालने के लिए उसको एक इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 क्यों किए, क्योंकि यदि x का वैल्यू यहाँ आएगा और इस बहुपद को हम लोग 0 कर सकते हैं, जो भी इसका क्या बोलते हैं रिजल्ट आएगा, मीन्स 1 को इधर करेंगे तो, ठीक है। तो इस पोलिनोमियल को जीरोथ इसलिए भी बोलते हैं। तो इसका शून्यक निकालने के लिए, इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम लोग x इज इक्वल टू -1, मीन्स x को क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, तो ये बहुपद हमारा शून्यक हो जाता है। तो इस बहुपद का शून्यक क्या है, -1 है। तो यही -1 किस पे पुट किए हम लोग, पोलिनोमियल ऑफ x, मीन्स भाज्य में जो पुट किए, और हमारा वही रिजल्ट आया था, मीन्स शेषफल हमारा यही आया था। तो अतः हम कह सकते हैं -1 पर बहुपद px का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पोलिनोमियल मीन्स जो हमारा gx हमारा जो था, मीन्स भाजक जो था, इसका शून्यक जो भी आएगा, वो शून्यक का रिजल्ट जो भी हो, उसको यदि हम लोग भाज्य के x के प्रतिस्थापित कर दें तो वो हमारा शेषफल बन जाता है, मीन्स वो शेषफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो लंबा भाग दिए बिना यदि शेषफल हम लोग को ज्ञात करना है तो करना ये है कि जिस चीज़ से, जिस भाजक से हम लोग जिस भाज्य को भागा देने वाले हैं, उस भाजक का यदि शून्यक निकल जाए तो शून्यक निकाल के भाज्य के प्रत्येक चर में यदि प्रतिस्थापित कर दें तो क्या होगा, हमारा वो शून्यक से हमारा क्या होगा, शेषफल निकल आएगा, है ना। तो हम लोग को लंबा भाग दिए बिना किस प्रकार हम लोग शेषफल से, कोई भी पोलिनोमियल को भाजक से बिना भाग दिए किस प्रकार शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, ये पता चल गया यहाँ से, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, और किस प्रकार हम लोग लंबा भाग दिए बिना भी और लंबा भाग दे के भी दोनों का शेषफल हम लोग टेली करके देखते हैं कि कितना सच है और कितना झूठ है ना। मीन्स यहाँ मैथमेटिक्स जस्ट फॉर प्रूफ, ओके। यहाँ पे सब कुछ हम लोग को प्रूफ करके देखेंगे और लाइव कॉन्सेप्ट्स की ओर से देखेंगे। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हुआ कि क्या रिलेशन है, आखिर क्या रिलेशन है शेषफल और भाज्य में, क्या रिलेशन है शेषफल और भाज्य में, ये क्लियर हुआ। एक कंडीशन लेकिन है इसमें कि भाजक को हमेशा रैखिक होना चाहिए, लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। कैसा पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे किस प्रकार किए हम लोग स्टेप बाय स्टेप और किस तरह शून्यक निकाल के किए, ये पता चल गया हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा वही होगा कि एक बहुपद को एक दूसरे बहुपद से, एक बहुपद को एक रैखिक बहुपद से भाग दिए बिना शेषफल ज्ञात करने की विधि, है ना। एक भाग दिए बिना शेषफल तो ज्ञात करेंगे ही, उसके पहले हम लोग भाग भी देंगे और उसका भी शेषफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग पोलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ x, जहाँ पे हमारा क्या है पोलिनोमियल, 3x का पावर 4 माइनस 4 का पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये एक पोलिनोमियल है को x माइनस 1 से भाग देना है, इसको भाग देना है, ठीक है, इससे इसको भाग देना है। तो यहाँ पे शेषफल ज्ञात करने की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग पोलिनोमियल ऑफ x, यानी कि जो शॉर्टकट्स है, जो रिलेशन हमारा है, उस रिलेशन से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, शून्यक निकाल के। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि px हमारा क्या है, 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये हमारा है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा ये gx है, तो gx हमारा क्या है, x माइनस 1, ठीक है। तो इसको हमारा शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
है ना। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्या है, इस पोलिनोमियल का क्या बोलते हैं, शून्यक है। तो 1 जो हमारा है ये पुट करना है किस पे, इस पे। तो यहाँ ये मतलब किस पे रखने पर, यानी कि x प्लस 1 px पोलिनोमियल x में रखने पर, पोलिनोमियल x में रखने पर। ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह आपको लिखना है, क्योंकि एग्जाम में यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ताकि एक भी मार्क्स ना कटे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पोलिनोमियल x पर रखने पर, यानी कि p हमारा क्या है 1, यही रखना है ना। उसके बाद क्या है 3, 1 का पावर 4 माइनस 4, उसके बाद क्या 1 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, यही है। अब इस चीज़ को सॉल्व कर देना है। तो 3 इंटू 1 यानी कि ये तो 1 ही आएगा, तो 3 माइनस ये भी हमारा 4 ही आएगा, फिर यहाँ क्या है माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। अब इस चीज़ को जोड़ देना है हम लोगों को। जोड़ने के बाद क्या आएगा, ये 3 कट जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, और ये -4 -1 यानी कि -5, ये हमारा आंसर इन द सेंस कि ये हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। शेषफल ये आएगा। अब हम लोग लंबा भाग दे के देखते हैं, कि लंबा भाग दे के आखिर क्या आता है भाई, ठीक है। तो यहाँ क्या है x माइनस 1, ये शॉर्टकट हो गया कि किस प्रकार हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे कोई भी पोलिनोमियल का, यदि भाग दिए बिना, लंबा भाग दिए बिना, ठीक है। अब यहाँ लंबा भाग दे के देखते हैं। तो 3x का पावर 4 माइनस 4x का पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, यही हमारा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पता है कि पहला पद, भाजक का पहला पद और भाज्य के पहले पद से भाग देना है। तो हम लोग को ये पता है कि पहले पद भाज्य का लिख लेते हैं, नीचे क्या करते हैं, भाजक का पहला पद लिखते हैं। ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, तो 3 आएगा तो क्या होगा 3x3, यही आएगा। अब 3x3 को इससे गुना कर देना है, तो क्या आएगा 3x का पावर 4, और इसमें क्या आएगा -3x3, यही तो आएगा, है ना। अब इसको घटा देना है, तो इसको ये करना है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये कट जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या आएगा -x3, और ये ज्यों का त्यों हो जाएगा 3x माइनस 1, यही तो आने वाला है ना। घटा दिए इसको ये आ गया। अब क्या करना है हम लोग को करना है फिर इसको, ये पहला पद है और इसका पहला पद है, तो यहाँ पे क्या करना है -x3 और क्या करना है x, यही तो करना है। तो यहाँ से कट जाएगा स्क्वायर, यानी कि -s² आया, तो -x², इसको इससे गुना कर देना है, तो क्या आएगा हमारा -x3 माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस है तो +x², यही तो आएगा। अब इस चीज़ को फिर हम लोग को क्या करना है, घटा देना है, तो घटा देंगे, ये कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा माइनस, ये क्या बोलते हैं हमारा माइनस है, और ये हमारे स्क्वायर है। तो यहाँ पे घात जो हमारा देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम घात है ना, इससे मैक्सिमम घात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये घटेगा नहीं, तो माइनस यूँ का यूँ उतर जाएगा, मीन्स -s², और ये जो हमारा है -3x आएगा इस तरह, और -1। ये क्यों हुआ पता चल गया ना, क्योंकि हम लोग सेम घात नहीं है, एक दूसरे का सेम घात नहीं है, तो क्या होगा, ये इस प्रकार एक्सपेंस हो जाएगा, इस प्रकार जुड़ जाएगा, है ना, कि -s², ये कर सकते हैं हम लोग। अब फिर से हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लेंगे, मीन्स x² को फिर से भागा देंगे, तो यहाँ पे x² को फिर से भागा देंगे -s² को इससे x से, तो ये कट जाएगा -x, तो यहाँ पे क्या आएगा -x। अब ये जो -x है इससे गुना कर देंगे इसके पूरे पद को, तो क्या आएगा -s², उसके बाद क्या होगा माइनस या प्लस होगा, +x होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये होगा, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि ये माइनस में था, -4x आएगा, है ना, -4x -1, यही तो आएगा। अब क्या होगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे -4, ठीक है ना। तो -4 करना है, तो -4x, ओके। उसके बाद क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि +4 आया। अब ये क्या होगा, ये हमारा ये कट तो जाएगा क्योंकि ये प्लस होगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो -5, है ना। तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर हमारा -5 आया, और यहाँ पे क्या रिमाइंडर आया -5 आया। तो लंबा भाग देके भी -5 आया, और ये शेषफल
प्रमेय से भी हम लोग क्या किए, -5 किए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही ईजी था ये कि किस प्रकार हम लोग किए, किस प्रकार शेषफल ज्ञात किए बिना लंबा भाग दिए। तो क्यों हम लोग इतना स्टेप लेंगे यदि हमारा शेषफल ज्ञात करना हो, लेकिन यदि मेंशन किया हो कि लंबा भाग दे के ही आपको शेषफल ज्ञात करना है तो यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। एंड यदि वो कुछ भी नहीं लिखा है तो आप इस मेथड को भी सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेंशन दैट कि शेषफल प्रमेय से ज्ञात किए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये इस प्रकार फिर हम लोग लिख देंगे कि जो वास्तविक रूप से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के बराबर है ना। जो कि भाग दिए -5 आया और ये भी यहाँ पे शून्यक निकाल के ये इसका भी रिजल्ट 5 आया, मीन्स शेषफल हम लोग को दोनों सेम आया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वास्तविक रूप से भाग देने पर शेषफल के बराबर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। Px इज इक्वल टू क्या हम लोग लिए हैं, 3x + 1 को x प्लस से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, Px हम लोग माने हैं बराबर 3x + 1 और Gx ले लेते हैं, क्या है हमारा है x + 1। अब इसका शून्यक हम लोग निकालेंगे, वही तो करते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग को ये करना पड़ता है। ठीक है, +1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में लाना पड़ता है, इक्वेशन में रख लिए हम लोग। तो x इज इक्वल टू -1 हुआ, तो किस पे रखने पर, यानी हम लोग बोल सकते हैं इसको Px में रखने पर, Px में रखने पर ये हो गया। अब यहाँ क्या है Px हमारा, तो Px हमारा तो यही है, तो P -1 यही तो है इज इक्वल टू -1 का क्यूब +1 यही तो है, तो -1 और +1 यानी कि ये हमारा क्या आया 0। ठीक है, तो इसका शून्य क्या होना चाहिए, शेषफल क्या है हमारा, शेषफल इसका 0 हमारा है। ठीक है, अब हम लोग लंबा भाग दे के देखते हैं कि आखिर इसका शेषफल 0 वास्तव में है या नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको भाग दे के देखते हैं कि किस प्रकार आखिर भाग होगा। तो x + 1 यही है हमारा है, तो यहाँ पे x³ + 1 है, तो इसको x² से भाग देना है, तो इसको फिर गुना करना है इससे, तो x³ आएगा प्लस x² आएगा, है ना। अब इसको माइनस माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा -x², है ना, -x² + 1। क्यों आया -x² + 1 पता चला, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम घात है और यहाँ पे कम घात है, तो इसको क्या होगा ऐड होगा ना कि ये दूसरे से घटेगा, है ना। तो यहाँ पे यही होने वाला है माइनस। अब यहाँ पे क्या हम लोग लेंगे -x लेंगे, -x लेंगे, फिर इसको इंटू करेंगे तो -x², है ना, फिर -x, यही तो आएगा -x² -x। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये भी हमारा होगा प्लस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा x + 1 आया। अब यहाँ पे क्या आएगा +1, इसको इंटू करेंगे इससे, तो x + 1 यानी कि ये हमारा कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। मीन्स शेषफल यहाँ पे भी 0 आया और शेषफल यहाँ पे भी 0 आया। मीन्स लंबा भाग दे के भी हम लोग 0 लाए हैं और हम लोग शेषफल प्रमेय से भी 0 लाए हैं, रिमाइंडर थ्योरम से भी। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग को पता चल गया किस प्रकार होता है, और हम लैंग्वेज के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं जो वास्तविक रूप से भाग देने पर शेषफल के प्राप्त शेषफल के बराबर है। मीन्स जो हम लोग रियल मेथड है भाग देने का प्रक्रिया जो है उससे भाग दिए तो 0 आया, और हम लोग इस तरह से भी देके हमारा मेथड से 0 आया। ठीक है, तो ये किस प्रकार हम लोग एक बहुपद को एक रेखिक बहुपद से भाग दिए बिना शेषफल ज्ञात करें वो भी हम लोग देख लिए कि ये मेथड है, ये हम लोग देख लिए। भाग देना सीख लिए, संख्या को एक दूसरे से भाग देना सीख लिए, गुणज और गुणनखंड कब होते हैं कब नहीं होते हैं ये दोनों केस देखें, बहुपद के भी और संख्या के भी। बहुपद को एक दूसरे से भाग देना सीख लिए, और बहुपद के बिना मीन्स एक रेखिक बहुपद से मीन्स बिना लंबा भाग दिए बिना भी किस प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं शेषफल, ये भी हम लोग देख लिए। तो ये सब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बिलीव मी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये लो लेवल लैंग्वेज में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ताकि आपको भली भांति अच्छे से समझ में आए चीज़ों को, और आगे क्लास में आगे की कक्षाएं में आपको सब कुछ स्मूथ लगे, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि बेसिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके मैथमेटिक्स में, है ना। और चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आखिर क्या कहता है, ठीक है, शेषफल प्रमेय क्या है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि शेषफल प्रमेय क्या है, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा कि क्या है आखिर। मान लीजिए Px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है,
ठीक है। पी एक्स को हम लोग मान लेते हैं जो हमारा भाजक है जो मानते हैं उसको पी एक्स एक्स से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है और ये कोई रियल नंबर है। यदि पी एक्स को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए तो यहाँ बोल रहा है कि यदि कोई रैखिक बहुपद पी एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल पी ए होता है। ठीक है, तो शेषफल क्या होता है? पी ए होता है, जो उसका शून्यक होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। अब हम लोग शेषफल प्रमेय को क्या करते हैं? शेषफल प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा बोला गया है ना। तो इसकी सबसे पहले उत्पत्ति देखते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, मान लीजिए पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पी एक्स जो है एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है। ठीक है, और फिर हम लोग मानते हैं और फिर मान लीजिए कि पी एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाता है। अब क्या बोलते हैं, जो पी एक्स हमारा जो भी बहुपद है उसको किससे भाग दे रहे हैं? x माइनस ए से भाग दे रहे हैं। अर्थात तो भागफल हमारा क्या आएगा? QX और शेषफल क्या आएगा? RX आएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि PX बराबर x माइनस ए, क्योंकि ये हमारा भाजक है और हमारा ये भाज्य है भागफल है। ठीक है, ये हमारा भाजक है और ये हमारा भागफल है और शेषफल क्या है? RX हमारा है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू QX प्लस RX, इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ बोल सकते हैं क्योंकि x माइनस ए की घात एक है, क्या बोल सकते हैं? x माइनस ए की घात एक है। ठीक है, इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम घात क्या है? एक है और RX की घात x माइनस ए की घात से कम है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है ये भी क्या है? RX की घात जो हमारा जो शेषफल है उसका घात किससे कम है? भाजक के घात से कम है, इसलिए RX की घात 0 है और इसलिए RX की घात भी क्या है? हमारा 0 है। ठीक है, इसका घात 1 है तो उसका घात क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसका घात से बड़ा है, भाजक का घात बड़ा है और शेषफल का घात क्या छोटा है। तो बड़ा घात यदि 1 है तो छोटा उससे क्या हो सकता है? 0 ही हो सकता है ना। तो वही बोल रहा है RX की घात क्या है? 0 है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि RX एक अचर है। यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है कि यदि घात कोई भी पोलिनोमियल का 0 हो तो 1 होता है और 1 एक अचर है ना। यहाँ पे कोई चर वैल्यू नहीं है, तो यदि किसी भी चीज़ का घात 0 हो तो उसका वो अचर ही होगा, है ना, यानी 1 ही होगा। 1 होगा या तो 0 होगा, कोई इसमें ये नहीं है, दाग नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यह अचर R है, तो यहाँ पे मानने बोल रहा है कि जो भी अचर है वो क्या है? 1 है हमारा है। ठीक है, अतः x के प्रत्येक मान के लिए RX R है। ठीक है, RX इक्वल टू R हमारा है प्रत्येक मान के लिए x के। तो हम लोग इस रूप में इसको लिख सकते हैं कि PX बराबर x माइनस ए QX प्लस R। तो यहाँ R क्या है हमारा है? एक अचर वैल्यू है। ठीक है, अब विशेष रूप से यदि x बराबर a, अब विशेष रूप से यहाँ बोल रहा है कि x बराबर a यदि हम लोग करते हैं तो इस समीकरण में हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है भाई? पी ए बराबर a माइनस ए गुने, यानी कि जो हमारा यहाँ पे x हम लोग लिए थे उसको x के जगह पे a लिए थे हम लोग हर जगह, है ना। तो वहाँ पे ये पता चल रहा है कि a माइनस ए क्यू, फिर x के जगह a लिए प्लस r। तो यहाँ पे घटाने पर क्या मिलता है हम लोग को? बस r मिलता है। ये प्रूफ हम लोग कर दिए कि हमारा शेषफल मिलता है यदि हमारा क्या बोलते हैं ये शून्यक ये हो तो। ठीक है, तो पी ए बराबर a माइनस ए क्यू ए, इसको यदि सॉल्व करेंगे क्योंकि a माइनस ए 0 होगा और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होने पे 0 होगा, मीन्स ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। हमारा बस बचा क्या? शेषफल, मीन्स बचा क्या? R। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा R बचा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि शेषफल प्रमेय हम लोग सिद्ध किए कि यदि PX को किसी भी क्या बोलते हैं भाजक रैखिक बहुपद से भाग देते हैं, ठीक है, तो
भाग देते हैं और यदि वो रेखिक बहुपद लंबा भाग दिए बिना यदि रेखिक बहुपद का शून्यक निकाल के यदि उसको px में पुट किया जाए तो हमारा जो भी आएगा वो उसका शेषफल होगा। ये चीज़ हम लोग इस कॉन्सेप्ट से शेषफल प्रमेय से हम लोग इस चीज़ को सिद्ध कर दिए हैं। और इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग इसका 2 एग्जाम्पल और इसका कॉन्सेप्ट्स को भी देखें। तो प्रश्नावली 2.3 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके थे हमने यहाँ पे डिस्कस किए और उसी कॉन्सेप्ट्स की बदौलत पे, उसी कॉन्सेप्ट की सहायता से, उसी कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम लोग प्रश्नावली 2.3 के सारे क्वेश्चंस को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 2.3 के कितने क्वेश्चंस हैं और उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ प्रश्नावली 2.3 में 3 क्वेश्चंस हमारा है। पहला हमारा है क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ बोल रहा है भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम लोग भाग देते हैं इसको। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि लंबा भाग दिए बिना। ठीक है, तो इसको हम लोग शेषफल प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हैं शून्यक निकाल के। अब उसको देखते हैं किस प्रकार। फिर सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस 1 को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इसको बोल रहा है कि इसको भी शेषफल ज्ञात करने भाग देने पर। अब ये बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, जांच कीजिए कि 7 + 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे पता करेंगे भाई गुणनखंड है कि नहीं? तो शेषफल प्रमेय से हम लोग यदि इसका शून्यक, यानी कि ये तो हमारा रेखिक बहुपद है, तो ये जो रेखिक बहुपद है हमारा इस क्या बोलते हैं, इसका शून्यक निकाल के यदि इस बहुपद पे पुट करेंगे, ठीक है, तो पुट करने के बाद यदि उसका शेषफल 0 हो तो उसका गुणनखंड होगा, यदि 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। अब इस चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को देखे और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग प्रश्नावली 2.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब ये बोल रहा है जितने भी हमारे नीचे जो हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बहुपद हैं, इसको ये एक एक करके भाजक बनाना है और इस भाज्य को भाग देना है और भाग देने पर हमारा जो शेषफल होगा उसको ज्ञात करना है। ठीक है, मीन्स शेषफल को प्राप्त करना है। तो हम लोग इसको शून्यक निकाल के कर सकते हैं और लंबा भाग दे के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शून्यक निकाल के, यानी कि क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। लंबा भाग देना है तो आपको लंबा भाग देने आपको सिखा चुके हैं हम, और आप लंबा भाग दे के भी आप शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग शेषफल प्रमेय से हम लोग करते हैं, आप ये भी एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है और आपको 100 to 100 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x+1 को भाग देना है किससे, किसको भाग देना है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, इसको भाग देना है। ठीक है, किससे, ये हमारा भाजक x+1 से। तो इसको हम लोग शून्यक निकाल के हम लोग प्राप्त करते हैं शेषफल बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ जिस तरह मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आप एग्ज़ाम में भी लिखें। ठीक है, यहाँ क्या है हमारा px, हमारा px क्या है भाई, px है हमारा x³ बराबर का साइन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा px है और किससे भाग देना है हमको, x+1 का शून्यक क्या हमारा होगा, -1 है। क्यों है -1? चूँकि x+1 का इक्वेशन 0 हमारा इस तरह लेना है और x = -1। तो ये हम लोग को पता चलेगा कि -1 क्यों, किस तरह पकड़ रहा है शून्यक। अब अतः हम लोग यहाँ कह सकते हैं, अतः x = -1 px में रखने पर, किस पे, पोलिनोमियल x, जो हमारा इक्वेशन है पोलिनोमियल ऑफ x, इस पे रखने पर क्या वैल्यू, -1 रखने पर, तो क्या हमारा होगा p -1 = -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। अब इस चीज़ को हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -1, ये हमारा स्क्वायर में है तो +3 ही रहेगा, ये हमारा -1 1 है। ठीक है, -1 ×
3 तो -3 और यहाँ क्या आएगा +1। ठीक है, तो -1 + 1 0 +3 -3 ये भी 0, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या आया 0 आया। यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आया 0 आया। तो हम लोग कह सकते हैं अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार, तो शेषफल प्रमेय जो हम के अनुसार हम जो सॉल्व किए हैं 3x² + 3x + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। क्या हुआ, शेषफल हमारा क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा है पॉलिनोमियल ऑफ x, ये इसका मल्टीपल भी है और क्या है हमारा ये गुणनखंड भी है। ठीक है, ये भी हम लोग कह सकते हैं, इसका मीन्स फैक्टर भी है और हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, फैक्टर है भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आपका है, मल्टीपल भी है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x - 2 से किसको भाग देना है x³ + 3x² + 3x + 1 को। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फिर उसी प्रकार हम लोग करेंगे। यहाँ px बराबर 3x + 3x² + 3x + 1, यही तो हमारा है। ठीक है, और क्या हम लोग यहाँ पे करेंगे और x - 1/2 का शून्यक 1/2 है। कैसे है 1/2, यूँ ही तो नहीं हो सकता है, चूँकि x - 1/2 = 0। ठीक है, उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम लोग x = 1/2। क्यों, क्योंकि ये माइनस हमारा है, बराबर की इधर आने पर प्लस साइन में हो जाएगा, है ना। अतः ये लैंग्वेज लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अतः x = 1/2 px में रखने पर, ठीक है। अब रखते हैं, ये हमारा px हमारा इसमें रखते हैं, तो p 1/2 = 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 + 1, यही हमारा रिज़ल्ट आया। अब इसमें रिज़ल्ट आया तो अब क्या होगा आगे यही होगा 1/8, क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 1/8 प्लस क्या आएगा 3/4, है ना, क्योंकि ये इसमें गुना होगा 2 दूनी 4 प्लस 3/2, क्यों, क्योंकि ये इसे इंटू होगा और ये हमारा 2 का 2 है, 3/2 प्लस इसको 1/1 भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करने में इजी होगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेके मैक्सिमम का हमारा क्या 8 है, तो 8 लेंगे। 8 लेने के बाद जिसका जिस तरह है उसको लिखना है 1 + 6 प्लस 4 दूनी 8, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो हमारा ये 12 आएगा प्लस 12, ये 8 बार में यहाँ प्लस 8 आएगा। अब ये दोनों को, और ये हमारा क्या आया 27/8 आया, और ये हमारा क्या है शेषफल है, ये हमारा क्या है शेषफल बन गया। तो लंबा भाग देके भी हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, और ये शेषफल प्रमेय के थ्रू भी हम लोग इसको ज्ञात कर लिए, वो भी शॉर्टकट वे में। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल ज्ञात करने बोला है हमको, तो वो हम लोग भाग देके शेषफल ज्ञात कर लिए हैं शेषफल प्रमेय के थ्रू। अब इसको हम लोग लैंग्वेज के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं। अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार ये हम लोग को मेंशन कर देना है कि किसके अकॉर्डिंग आप किए हैं। ये यदि आपको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको मेंशन कर देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो बोल सकते हैं अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार 3x² + 3x³ + 3x² + 3x + 1 को x - 1/2 से भाग देने पर शेषफल 27/8 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हम लोग को मेंशन कर देना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है x से भाग देना है किसको, इस पोलिनोमियल को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलिए देते हैं भाग। तो सेम केस में हम लोग वही करना है, और यदि लंबा भाग देना तो लंबा भाग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट है नहीं। x³ + 3x² + 3x + 1, ये हमारा है। अब बस यहाँ पे x हमारा है ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं और x का शून्यक 0 है। क्यों है भाई,
चूँकि x इज इक्वल टू 0, यहाँ कुछ है ही नहीं, इसका यहाँ कुछ है ही नहीं, तो क्यों नहीं है भाई, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे यदि 0 यहाँ पे है +1 तो यहाँ होता नहीं, मीन्स x + 0, अब 0 को ये करें वो करें तो कुछ होगा नहीं। फॉर एग्जांपल x + 0 इज इक्वल टू 0, यही तो हो सकता है। अब 0 को इधर लाएं, -0 + 0 तो होता नहीं है, तो किस प्रकार होगा, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0, तो वही यहाँ पे लिखें x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अतः यहाँ पे कहते हैं अतः x इज इक्वल टू 0 px में रखने पर, px में रखने पर, यही तो होगा, px पर रखने पर। तो p0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 + 1, यही है। अब यहाँ पे क्या है, 0 + 0 + 0 + 1, तो यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आया, 1 आया। तो हम लोग कह सकते हैं अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार जो भी हमारा पोलिनोमियल है को x से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल क्या मिला हमारा, 1 मिला, थर्ड का। हम लोग 4th नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1, ये हमारा है, ठीक है। और क्या है भाई, और हमको करना है सॉल्व x + पाई, है ना, x + पाई का शून्यक, x + पाई का शून्यक हमारा क्या है भाई, -पाई है। कैसे है, चूँकि x + पाई इज इक्वल टू 0, है ना, तो x इज इक्वल टू -पाई, ऐसे हमारा है -पाई शून्यक, ठीक है। अब इस x को हमको पुट करना है किस पे, इस पे पुट करना है, इस बहुपद पे पुट करना है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अतः x इज इक्वल टू -पाई पोलिनोमियल ऑफ x में रखने पर, है ना। अब इसको रखते हैं हम लोग हैं, p - पाई इज इक्वल टू -पाई का क्यूब प्लस 3 -पाई का स्क्वायर प्लस 3 -पाई + 1। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे हम लोग, -पाई का क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर -3 पाई + 1, ये हमारा है और यही हमारा शेषफल बन गया, है ना। ये हमारा आया और यही शेषफल बन गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार 3x² + 3x² + 3x + 1 को x + पाई से भाग देने पर शेषफल क्या हमारा आया, शेषफल यही आया, ठीक है। यहाँ पे आपका 3πa² होगा, यहाँ पे क्या होगा 3πa², यहाँ पे गलत आपका लिखा था, 3πa² -पाई + 1 प्राप्त होता है। इज़ दैट क्लियर। यहाँ पे किस प्रकार हुआ हम लोग को पता चल गया ये। अब हम लोग नेक्स्ट जब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर से वही होगा, यहाँ px इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1, ये आपका आ रहा है, ओके। अब ये आने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, और लिखते हैं 5 + 2x का शून्यक, 5 + 2x का शून्यक क्या हमारा आता है भाई, शून्यक -5/2 है। कैसे है, चूँकि 5 + 2x इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू -5, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस इधर आएगा, x इज इक्वल टू -5/2, ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। अतः यहाँ पे अब करेंगे हम लोग, अतः x इज इक्वल टू -5/2 px में रखने पर, px में रखने पर, ओके, px में रखने पर। तो px हमारा क्या है, -5/2, px हमारा है
-5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1, ये हमारा है ना। अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग को तो इसको तोड़ लेना है। तो क्या होगा, 5 × 25 25 125, यानी कि -125/8 यही आएगा। प्लस अब इसको सॉल्व करना है 25, यानी कि 5 × 25 यही होगा ना, 25, और इसको 3 से ये करना है तो 25 × 75, यानी कि -75। माइनस तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा 75 और इसमें क्या आएगा आपका नीचे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 होगा, यानी 75/4। उसके बाद क्या आएगा माइनस, अब इस पर फिर माइनस तो आएगा ही, तो -15/2 -15/2। अब इस पर क्या आएगा प्लस 1/1 1/1, यही तो आया। अब इस चीज़ को हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम मैक्सिमम लेने पर 8 आएगा। अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -125 एक ही बार में जाएगा, 2 बार में, यानी कि 150 प्लस 150। उसके बाद क्या आएगा, 4 बार में जाए, 2 दूनी 4, यानी कि 60 -60 यही होगा ना। उसके बाद 8 तो प्लस 8, यह आएगा +8। अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा आएगा यहाँ पर -27/8। क्यों आया 27/8, यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा इसको, ये इसको जोड़ दीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा, दोनों को हो गया -27/8, ये हमारा रिमाइंडर बचा है ना। तो ये पांचों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। और हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार इसमें ये करने पर भागफल हमारा शेषफल क्या प्राप्त हुआ, -27/8 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हम लोगों को देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व किए, है ना। अब इस चीज़ को आप कैलकुलेट कीजिए और अच्छे से आप लोग स्टेप बाय स्टेप कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। यदि क्वेश्चन पेपर पे आपका ये क्वेश्चंस आता है तो इसी प्रकार आप सॉल्व कीजिए, आपको 110% आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 100 to 100 मार्क्स आपको मिलेगा, एक भी नंबर इसमें नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स बेहतर है, मीन्स कॉन्सेप्ट पे ही सारा क्वेश्चन टिका हुआ है। कॉन्सेप्ट देखें हम लोग और कॉन्सेप्ट की सहायता से ही सॉल्व कर रहे हैं और ये फटाफट सॉल्व हो रहा है ना। कहीं पे भी हम लोग को अड़चन नहीं दे रहा है कि हाँ ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ। एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को हम लोग समझ रहे हैं और चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स ही सब कुछ है, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग देखा, 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x का पावर 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको बोल रहा है, इससे भाग देने पर हम लोग को क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है ना। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार आखिर ज्ञात करेंगे शेषफल हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, यहाँ क्या है भाई, px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस ax² प्लस 6x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करने बोल रहा है। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको हट के जरा किया गया है, ठीक है। और x माइनस a का शून्यक क्या है, a है। क्यों है a, चूँकि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको, चूँकि x माइनस a इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू a होगा, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं अतः x इज इक्वल टू a px में रखने पर, किस पे रखने पर, px जो हमारा पोलिनोमियल हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है इस पे रखने पर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे pa इज इक्वल टू a का पावर क्यूब, यही होगा ना, x के एक पर क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a का पावर क्यूब, फिर यहाँ पे क्या स्क्वायर है, यानी कि ये इंटू होगा इससे, तो क्या होगा a क्यूब होगा माइनस a क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, प्लस 6a है माइनस a है, ठीक है ना।
तो ये तो कट जाएगा हमारा, ये बचेगा क्या, 6a में a के घट जाएगा तो क्या बचेगा 5a। तो ये हमारा आंसर होगा, है ना। 5a हम लोग का आंसर है। क्यों है आंसर, ये हम लोग को पता चल गया, क्योंकि हम लोग को पता है कि शेषफल प्रमेय में रेखिक बहुपद है तो उसको यदि शून्यक निकाल के पुट कर देना इक्वेशन में तो हमारा शेषफल आ जाएगा। तो इसका शेषफल क्या है, -a हमारा है। तो हम लोग कह सकते हैं अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार जो बहुपद हमारा दिया हुआ है x³ - ax² + 6s - a को x - a से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है हमारा, 5a आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यही शेषफल हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है 2.3 का, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है जांच कीजिए कि 7 + 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं है। यदि ये बहुपद हमारा जो है इससे भाग देने पर यदि उसका शेषफल 0 आ जाता है तो ये हमारा गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल 0 नहीं आता है, ना ही गुणज होगा ना ही गुणनफल होगा। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। अब ये क्लियर है तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग जानते हैं तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं भाई, हम लोग जानते हैं कि px का गुणनखंड होगा, px जो बहुपद है 7 + 3x का गुणनखंड तब होगा जब 7 + 3x से px को भाग देने पर शेषफल 0 बचता हो, है ना। अतः हम लोग px को 7 + 3x से भाग देकर शेषफल से जांच करेंगे, शेषफल प्रमेय से आखिर जांच करेंगे कि 7 + 3x² + 7x का गुणनखंड है या नहीं है। यहाँ पे हम लोग लेंगे px = 3x + 7x, यही हमारा है। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे और क्या है 7 + 3x का शून्यक, 7 + 3x का शून्यक क्या होगा हमारा, शून्यक होगा -7/3 है। ठीक है, ये हमारा शून्यक है। क्यों है शून्यक, कैसे आता है, क्योंकि चूँकि 7 + 3x = 0 ये हम इक्वेशन लिए। अब हम लोग 3x = -7 लिख सकते हैं और x = -7/3 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा x का वैल्यू आया। अब x का वैल्यू जो आया उसको पुट कहाँ करना है, इस इक्वेशन में px में पुट करना है, यही तो बात है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, अतः क्या कह सकते हैं, x = -7/3 px में रखने पर, है ना, रखने पर। इस चीज़ को मैं आगे स्टेप आप लोग नीचे लिखें, लेकिन मैं यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण यहाँ पे लिख रहा हूँ p -7/3। ठीक है, और हमारा क्या है, पोलिनोमियल ये है, तो पोलिनोमियल ये है तो 3 - 7 3 का क्यूब + 7 -7 का -7/3 ये हमारा है। अब ये हमारा इस चीज़ को हम लोग को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। जो भी होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को हम लोग। 7 × 7 = 49। यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को ब्रेक करते हैं हम लोग। 7 × 7 = 49, 49 कितना होता है, 343। ठीक है, तो 3 × -343 बट्टे क्या होगा हमारा, ये 3 है तो 3 × 9 = 9 × 27, ये हमारा 27 आएगा, है ना। ये हमारा क्या आएगा, 27 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग तो माइनस यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि -1 ही है। 7 × 7 = 49 होगा, ये 49/3 होगा, है ना, 49/3। अब इस चीज़ को हम लोग यदि गुना करते हैं तो क्या आएगा, 1029/27 और एक माइनस का साइन के साथ आएगा। और यहाँ पे क्या हमारा है, यहाँ पे हमारा क्या है 27/3, तो वही रहेगा -49/3 रहेगा, है ना। अब इस चीज़ को एलसीएम हम लोग लेते हैं, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 27 ही आएगा। 27 यानी कि हमारा यही है माइनस इतना 1029 माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा 27, 9 बार में। अब 9 को 49 से यदि गुना करते हैं हम लोग तो 490 यानी कि हमारा 41 का 441, यह क्या आएगा 441 आएगा हमारा। ठीक है, 441 आया, इस दूसरे को जोड़ देंगे। अब एक दूसरे को यदि जोड़ते हैं हम लोग तो क्या होगा 1470 ही होगा, है ना।
तो हमारा क्या आया आंसर -1470/27, ये हमारा आंसर आया है ना। यानी कि आंसर क्या बोले, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका शेषफल आया। तो शेषफल यदि ये आया, शेषफल यदि ये आया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा पोलिनोमियल है 3x³ + 7x, ठीक है, इसका आपका भाजक जो 7 + 3x का गुणनखंड नहीं है, ना ही गुणज है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः 7 का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है। यहाँ शेषफल तो शून्य नहीं आया ना, 3x² + 7x को इससे भाग दिए हैं तो शेषफल हमारा शून्य नहीं आया शेषफल परिमेय से ज्ञात करने पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका ये जो है ये गुणनखंड नहीं है, एक दूसरे का गुणनखंड नहीं है, ना ही मल्टीपल है। इज दैट क्लियर? तो किस प्रकार हम लोग ज्ञात किए ये पता चल गया हम लोग को कि किस प्रकार यदि गुणनखंड है या गुणज नहीं है, ये हम लोग कर सकते हैं। शेषफल ज्ञात कर सकते हैं शेषफल परिमेय से, है ना, और भाग देना भी सीखें। तो ये लेक्चर और ये वीडियोज़ और ये आपको मैथमेटिक्स का 2.3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिलीव मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ को आप लोग आत्मसात कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस में रहिए, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ आप लोग। इज़ दैट ओके? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आपका रहेगा, इवन इन एग्ज़ाम, इवन इन कंपटीशन एग्ज़ाम और इन फ्यूचर, आई मीन फॉर फर्दर स्टडीज़, यू विल बी फाइन। ओके, आपका स्टडी बहुत ही बेहतर हो जाएगा यदि आप इस चीज़ को आत्मसात करते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यहाँ सब कुछ मैथमेटिक्स में समझ पे डिपेंड है। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को सोचेंगे, उतना बेहतर आप इन फ्यूचर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2.4 के साथ। और मैं MCQs भी ला रहा हूँ, सारे चैप्टर्स के अलग अलग MCQs, अप्रॉक्स 100 MCQs हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस किए जाएंगे, ताकि आपके MCQs भी अच्छे से बिल्ड हो जाए और कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो और अच्छे से आप लोग को समझे, हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर किया जाएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स का वीडियो हमेशा देखें, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने शुरू से डिस्कस किए हैं हर एक चीज़ को देखें। और MCQs और जितने भी आपके क्वेश्चन NCERT के क्वेश्चंस हैं, ये सब कुछ मैं इजी वे में और सब कुछ कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करूँगा, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज़ दैट ओके? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान दीजिए। और यदि ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितना हो सके शेयर करें अपने क्लासमेट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, जितना हो सके। भाई बहुत मेहनत लगती है, बिलीव मी, एंड मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि और जितना हो सके व्यापक होकर और आगे बढ़े और चीज़ों को आप लोग आत्मसात कर सकें, है ना, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हर एक चीज़ को मैं एक चीज़ को मैं कर रहा हूँ, जो नहीं करना चाहिए वो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपके लिए वो सब कुछ ईजी हो सके, है ना। आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकें, कहाँ स्टेप लेना है, कैसे स्टेप लेना है, हिंदी लैंग्वेज में क्या करना है, क्या नहीं करना है। NCERT को A to Z सॉल्व करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट की मदद से, ग्राफिक्स की मदद से, स्लाइड की मदद से, जितना हो सके मैं सारा एनर्जी इस पर लगा दे रहा हूँ, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग समझें और जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।